पंचायती राज संस्था जिनको 1993 में संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या पंचायती राज संस्था प्राचीन समय में भी थी, और अगर थी तो किस रूप में थी। तो इस वीडियो में हम पंचायती राज संस्थाओं का जो इतिहास है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हिंदुस्तान में प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक कालीन इतिहास में किसी न किसी रूप में पंचायत जैसी संस्थाओं के अवशेष देखने को मिलते हैं। ये जो पंचायत हैं वो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान है। हमारी गहन सूझबूझ के आधार पर व्यवस्था निर्माण करने की क्षमता की परिचायक है। यह हमारे समाज में स्वाभाविक रूप से समाहित स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता और संपूर्ण स्वतंत्रता के प्रति निष्ठा व लगाव का द्योतक है। तो आरएस मेंस में अगर पंचायती राज संस्थाओं के इम्पोर्टेंस की बात आती है तो हम ये लाइन लिख करके अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि पंचायती राज संस्थाओं का उद्भव किस समय हुआ और इतिहास में उनके कहाँ कहाँ पर अवशेष देखने को मिलते हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पंचायत शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका आशय है 5 प्रबुद्ध लोगों का समूह, जिसे पंच परमेश्वर कहा गया। ऋग्वेद में सभा, समिति एवं विधाता के रूप में गांव की स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। ये चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इससे हमें पता चलता है कि जो पंचायती राज संस्था मतलब जो लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट है वो प्रेजेंट टाइम में ही नहीं है इंडिया में, बहुत पहले से इस तरीके की व्यवस्थाएं हमारे इतिहास में मौजूद थी। ऋग्वेद में सभा, समिति और विधाता के नाम से इनको जाना जाता था। और ये संस्थाएं क्या करती थी, स्थानीय स्तर के लोकतांत्रिक निकाय थे ये। और वैदिक काल में गांव जो है वो प्रशासन की बुनियादी इकाई थी। इसमें समिति जो वैदिक लोक विधानसभा थी, कुछ मामलों में राजा का चुनाव कर सकती थी, और सभा न्यायिक कार्यों में अपना योगदान देती थी। मतलब वैदिक काल में भी जो पंचायती राज संस्थाओं जैसी व्यवस्था थी। इसी तरीके से रामायण एवं महाभारत काल में स्थानीय प्रशासन पुर एवं जनपद 2 स्थानों पर विभाजित था। महाभारत के शांति पर्व में भी जनपदों के ग्राम स्वशासन और पंचायतों के निर्वाचन और गठन का उल्लेख किया गया है। उस समय पंचायत अधिकारियों में पुरोहित, सभापति और ग्रामीणी और ग्राम योजक हुआ करते थे। ग्रामीणी ही पंचायत का मुखिया होता था। गांव के शासक प्रशासक के रूप में ग्राम योजक का चुनाव ग्राम सभा के मार्फत होता था। गांव से जुड़े मसले सुलझाने का दायित्व ग्राम योजक का ही होता था। मौर्य काल में चाणक्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में स्वशासन की इकाई ग्राम, पंचायत एवं गांवों के समूह का उल्लेख किया गया है। सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव ही थी। इसमें गांवों का प्रबंधन लंबरदार, पटवारी और चौकीदारों के जिम्मेदार होता था। मुगल काल में कई गांवों से मिलकर के परगना बनता था, और इस समय गांव की शासन व्यवस्था सुगठित थी। किस समय में? मुगल काल में। पंचायतों के पंच के रूप में 5 व्यक्तियों को चुनने के लिए एक निश्चित मापदंड था। वे गांव के ऐसे 5 प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे जो अपने अपने अलग अलग गुणों के लिए जाने जाते थे। वे 5 गुणों वाले व्यक्ति थे। सोच समझकर काम करने वाले, दूसरों की रक्षा में हमेशा आगे आने वाले, किसी भी काम को व्यवस्थित ढंग से करने वाले, किसी भी शारीरिक श्रम वाले काम में अधिक रुचि रखने वाले तथा राग द्वेष त्याग कर परोपकारी सन्यासी की तरह जीना पसंद करते थे। ऐसे 5 अलग अलग गुणों वाले वरिष्ठ व्यक्तियों को समाज में आदर भाव से देखा जाता था, और उन्हीं व्यक्तियों में से पंच परमेश्वर को चुना जाता था। ये पंचायत के रूप में गांव में रहने वाले लोगों के बीच का ये पंच परमेश्वर का अब यहाँ पर बता रखा है कि वो लोग क्या करते थे। तो जो पंच परमेश्वर है वो लोगों के बीच में अगर कोई मतभेद हो तो उसको दूर करने का, गांव की रक्षा, गांव का विकास, समुदाय परक समाधान निकालते थे जो सबको मान्य होता। अनौपचारिक लेकिन असरकारक प्रणाली मुगलों के शासनकाल तक अनवरत चलती रही, परंतु अंग्रेजों के आते ही इसमें रुकावट आने लगी। उन्हें इसके स्वायत्त इकाई का स्वरूप बिल्कुल अनुकूल नहीं लगा, अतः इसके साथ उन्होंने छेड़छाड़ शुरू कर दी। मतलब मुगल काल तक जो गांव एक सुगठित इकाई के रूप में एग्जिस्ट करता था, और वहां पर जो पंच परमेश्वर फैसले लेते थे वो मान्य भी होते थे। जैसे जैसे अंग्रेज हमारे इंडिया में आए, उनको लगा कि अगर लोकल लेवल पर इतनी स्वायत्तता दी जाएगी तो लोग जो हैं वो ब्रिटिश काल को कभी भी नहीं मानेंगे, ब्रिटिश के शासन को कभी भी नहीं मानेंगे। तो उन्होंने गांव जो एक महत्वपूर्ण इकाई थी उसके साथ में छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। अब ब्रिटिश काल में पंचायती राज में क्या हुआ,
ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1786 में इसके सदस्य थे लॉर्ड बर्क। उन्होंने उस समय के भारत के गवर्नर जनरल वोरेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध भारत में गांव की परंपरागत और मजबूत व्यवस्था को तोड़ने का महाभियोग प्रस्ताव लेकर के आई। आगे चल करके इसी गांव स्तर की पंचायत व्यवस्था के विषय में तत्कालीन गवर्नर जनरल मेटकाफ ने 1830 में ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो रिपोर्ट भेजी थी उसमें लिखा, भारतीय ग्राम समुदाय छोटे छोटे गणराज्य हैं जो पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं। वो अपने लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था भी खुद ही कर लेते हैं और बाहर के दबाव से मुक्त हैं। उनके अधिकार और प्रबंधों पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं हुआ है। तो एक के बाद एक साम्राज्य आते गए, क्रांति होती गई, परिवर्तन हुआ, लेकिन भारत में जो ग्राम समुदाय की जो पंचायती व्यवस्था है वो वैसे के वैसे बनी हुई है। तो अगर हमें हमारा शासन भारत में स्थापित करना है तो हमें गांवों की जो स्वायत्ता है उसको तोड़ना होगा। ठीक है, ऐसा ब्रिटिशर्स के टाइम में काम हुआ। भारत में ब्रिटिश काल के उद्भव के साथ स्थानीय स्वशासन एक प्रतिनिधि के रूप में सामने आया। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मेयो को प्रशासनिक दक्षता लाने के लिए शक्तियों के विकेंद्रीकरण की जरूरत महसूस हुई और वर्ष 1870 में शहरी नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा शुरू हुई। फिर आता है बंगाल चौकीदार अधिनियम 1870 में पंचायती राज। बंगाल में पारंपरिक गांव पंचायत प्रणाली की शुरुआत 1870 के बंगाल चौकीदार अधिनियम में हुई। इस चौकीदार अधिनियम ने जिला मजिस्ट्रेट को गांव में मनोनीत सदस्यों की पंचायत स्थापित करने के लिए सशक्त किया। फिर आता है रिपन रेजोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1882 में पंचायती राज। ब्रिटिश काल में 1880 से 1884 के बीच में लॉर्ड रिपन का कार्यकाल पंचायती राज का स्वर्ण काल माना जाता है। 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव देकर स्थानीय निकायों को बढ़ावा देने का काम किया गया कि जो स्थानीय निकाय हैं उनको स्थानीय जो स्वशासन है उससे रिलेटेड जो काम है वो इन्हीं को सौंप दिए जाए। इसलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। स्थानीय सरकारों के विकास में 18 मई 1882 एक अहम दिन साबित हुआ। इसमें बहुमत में निर्वाचित गैर सरकारी सदस्यों का एक स्थानीय बोर्ड प्रदान किया गया, जिसकी अध्यक्षता एक गैर सरकारी अध्यक्ष को सौंपी गई। इसे भारत में स्थानीय लोकतंत्र का मैग्ना कार्टा माना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम में। इन्हीं में से ये जो फैक्ट हमने डिस्कस किए पंचायती राज संस्थाओं को लेकर के, इसको लेकर के कोई भी स्टेटमेंट आपको देकर देंगे और उसको लेकर के क्वेश्चन पूछ लेंगे। उसके बाद में 1919 में आता है ब्रिटिशर्स के टाइम में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म और भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके टाइम में भी पंचायती राज संस्थाओं में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। 1919 का ये जो एक्ट आया इसमें स्थानीय निकायों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ऐसी मांग की गई और 1925 तक 8 प्रांतों ने ग्राम पंचायत एक्ट पारित कर दिया गया। 1935 में ब्रिटिश काल में पंचायतों के विकास के लिए एक और महत्वपूर्ण मंच के रूप में इसको माना जाता है। ब्रिटिश सरकार वैसे गांव की जो स्वतंत्रता है, जो उनको स्वायत्ता दी जानी थी, उसके हित में नहीं थी, लेकिन उनको भारत में अपना शासन अगर रेगुलर रखना है तो उनको ये लगता है कि गांवों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और उनकी वित्तीय आवश्यकता पूरी होना जरूरी है, तभी जाकर के ब्रिटिशर्स का जो अस्तित्व है वो भारत में बना रहेगा। अब 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया। उसके बाद में स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस तरीके से रही। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने का कार्य आज़ादी के बाद भारत सरकार पर आ गया। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ग्राम पंचायतों का मजबूत करना आवश्यक था, क्योंकि भारत एक गांवों का देश है और ग्रामीण भारत की समस्या से निपटने का पहला प्रयास 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा के दौरान किया गया। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हमारे भारत में आज़ादी के बाद, जैसे RS मेंस में क्वेश्चन आ गया कि आज़ादी के बाद पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या काम किया गया था। तो यहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं कि 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा के दौरान किया गया। बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार पंचायती राज
1957 में स्थापित की गई बलवंत राय मेहता समिति स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, कि सारी पावर जो है वो एक ही जगह ना हो, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही ना हो, स्टेट के पास ही ना हो, बल्कि अगर हम देखें तो लोकल लेवल, ग्राउंड लेवल तक जा करके जो पावर है वो दी जाए। तो इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की समस्याओं पर गौर करने के लिए पहली समिति थी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और ग्रामीण पुनर्निर्माण की दिशा में इसने काफी काम किया। 1 अप्रैल 1958 को इसकी सिफारिशें जो हैं वो प्रभाव में आई। पंचायती राज से संबंधित और भी समितियां हैं, इनके नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा, कमेटियों के नाम दे देंगे और पूछ लेंगे कि कौन कौन सी कमेटी जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। तो पंचायती राज से संबंधित जो कमेटी है, बलवंत राय कमेटी 1956-57, अशोक मेहता समिति 1977-78, पीवी के राव समिति 1985, डॉक्टर LM सिंघवी समिति 1986, पी के थुंगन समिति 1988। संविधान का अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायतों मतलब हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, आप सभी को पता है ना, हमारे संविधान का जो भाग 4 जो है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं। उसमें राज्य को ये पावर दे रखी है कि ये जो हमने लिख रखा है इसको लेकर के आप रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओगे। ओके, तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन, शक्तियां प्रदान करने की बात की गई, लेकिन संवैधानिक दर्जा जो है वो संविधान के शुरुआती समय में नहीं दिया गया। मतलब आजाद जैसे ही इंडिया को आज़ादी मिली, भारत को आज़ादी मिली, वैसे ही पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। कालांतर में 73वें संविधान संशोधन द्वारा 24 अप्रैल 1993 को पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देकर के लागू किया गया। इसलिए वर्ष 2010 में 24 अप्रैल को पहला पंचायती राज दिवस मनाया गया। क्वेश्चन पूछ लेंगे कि देखो 1993 में संवैधानिक दर्जा दिया गया 24 अप्रैल 1993 को, लेकिन पहला पंचायती राज दिवस मनाया गया था 2010 में। क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि पहला पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल 1994 को मनाया गया। ठीक है, तो इंपोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखना है कि 2010 में पहला पंचायती राज दिवस मनाया गया था और तब से भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब बात आती है राजस्थान की कि राजस्थान में पंचायती राज का उद्भव और विकास किस तरीके से हुआ। आजादी से पूर्व राजस्थान में सबसे पहले 1928 में बीकानेर पहली देसी रियासत थी जहां पर ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया गया। स्वतंत्र भारत में राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना 1949 में की गई। इसी प्रकार राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम 1953 बनाया गया था। उसके पश्चात 1959 में राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। राजस्थान के नागौर जिले का गांव का नाम है बगदरी, वहां से इसका उद्घाटन किया गया। मतलब संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन राजस्थान ने अपने लेवल पर 1959 में ही पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत कर दी थी। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। तो ये देखो, यहाँ से और यहाँ तक जितने भी स्टेटमेंट हैं उसको लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछ लेंगे कि पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत जब राजस्थान में हुई उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, किसने शुरुआत की, कौन से जिले से की, जिले में भी कौन से गांव से की, तो ये सारी बात पता होना चाहिए। और आज़ादी से पूर्व राजस्थान की कौन सी ऐसी रियासत थी जिन्होंने पंचायती राज अधिनियम बनाया था, तो वो था बीकानेर। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण के पश्चात राजस्थान जिला परिषद अधिनियम 1959, राजस्थान पंचायत समिति अधिनियम 1959 में बनाए गए और इसके बाद पहली बार चुनाव जो है पंचायती राज संस्थाओं के लिए 1960 में हुए। पंचायत सुधार हेतु 1964 में सादिक अली समिति का गठन किया गया। इस समिति के द्वारा ग्राम सेवकों के प्रशिक्षण पर अपनी अनुशंसा की थी। 1973 में गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन किया गया। इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय मजबूती देने के लिए सुझाव दिए थे। तो ये राजस्थान लेवल पर जो समिति है उनके बारे में बताया गया है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 1984 में जयपुर में इंदिरा गांधी विकास एवं पंचायती राज संस्थान की स्थापना की गई। यह पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण देने वाला राजस्थान का सर्वोच्च संस्थान है। राजस्थान विकास नाम से राजस्थान के ग्रामीण और पंचायती राज विभाग द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की पत्रिका का नाम कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र
जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रूरल से रिलेटेड कोई भी स्कीम के बारे में पता करना है, कोई भी हमारी क्या क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में पढ़ना है, तो कुरुक्षेत्र मैगजीन आपको जरूर पढ़नी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के सुधार हेतु वर्ष 1988 में हरलाल खर्रा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति की अनुशंसा पर ही जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण का विलय कर जिला परिषद में कर दिया गया था। वर्ष 2011 में गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें 11वीं अनुसूची में जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 में किया गया, उसी के तहत जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अनुसूची 11वें नंबर की जोड़ी गई और उसमें 29 कार्य जो है वो पंचायती राज संस्थाओं से रिलेटेड उसमें लिखे गए। तो 2011 में गुलाब चंद कटारिया की जो कमेटी बनी, उन्होंने ये अनुशंसा दी कि 29 जो कार्य पंचायती राज संस्थाओं से रिलेटेड हैं, ये सारे के सारे कार्य जो हैं वो पंचायती राज संस्थाओं को सौंप दिए जाएं। तो ये पंचायती राज संस्थाओं का जो इतिहास रहा है भारत में और राजस्थान से रिलेटेड वो सारे फैक्ट जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये जो है वो अप्रैल 2022 की सुजस में ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो टेलीग्राम चैनल पर अप्रैल 2022 की सुजस का जो आर्टिकल है, सुजस जो है वो आपको अवेलेबल करवा दी गई है, वहां जाकर के भी आप इसको रीड कर सकते हो। ओके, थैंक यू।